हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड में पूछे गए 5 साल के क्वेश्चन के एनालिसिस के ऊपर। तो गाइस आज हम लोग नए चैप्टर के साथ मिल रहे हैं। चैप्टर का नाम है जेनेटिक्स। तो सर ऊपर तो कुछ और लिखा हुआ है। बाबू आप अगर जेनेटिक्स टर्म को उठाते हो तो जेनेटिक्स कहलाता है द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इसे आप जेनेटिक्स के नाम से बुलाते हो। आपके बुक्स में ये चैप्टर होंगे लेकिन आप कॉमनली इस चैप्टर को जेनेटिक्स भी कहते हो, इसलिए ये गलत नहीं है, सही है। दूसरी चीज़ आपको स्टार्टिंग में ये समझनी है कि बाबू ये जो वीडियो लेक्चर बनाया जा रहा है जेनेटिक्स पे जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसका जो चैप्टर होगा ये काफ़ी लंबा जाने वाला, मतलब इसका आंसर या इसका जो भी डिस्क्रिप्शन होगा वो काफ़ी लंबा जाने वाला है। तो इस लंबे को शॉर्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, क्योंकि 2 घंटे का वीडियो आप देखने वाले तो हो नहीं, ना ही आपको मज़ा आने वाला। तो ऐसे केस में इस वीडियो लेक्चर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन सा? 2021 का और 2020 का। ये 2 साल का क्वेश्चन आज वाले लेक्चर में मिलेगा, लेकिन इसके बाद वाले वीडियो में मैं आगे के बारे में बात करूंगा 2019, 2018 एंड 2017। इस तरह आपका 5 साल का आंसर एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है, चलो। बिहार बोर्ड का जो 2021 में जेनेटिक्स चैप्टर से रिलेटेड सवाल पूछा गया था, वो चैप्टर का सवाल अभी जस्ट आपके सामने आ गया। ये आ गया। ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस में आप ये देखोगे कि ये ऑब्जेक्टिव है, जस्ट इसके बाद सब्जेक्टिव आने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, मैं साइड हट रहा हूँ, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो इसको भी बनाना। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देखना सब्जेक्टिव का, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो और बनाना स्टार्ट करो। लेकिन बनाने से पहले वीडियो को पॉज कर लो, इतना वेट करेंगे, आपका डाटा खत्म होगा तो डाटा को मारो चाटा, फिलहाल आ जाओ इसमें। ठीक है, वीडियो को पॉज से अब हटा दे बच्चा। चल, वीडियो को पॉज से हटाने के बाद अब आंसर पे हम लोग बात करेंगे। सर पहले आंसर आ गया? मेरी बात समझना, मैं क्या बात कर रहा हूं कि अब हम लोग आंसर पे डिस्कस करेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव एंड देन सब्जेक्टिव। क्लियर? चल, कुछ बच्चे लोग तो हैबिचुएटेड हो चुके हैं कि सर कैसे पढ़ाते हैं, किस तरह वीडियो पॉज करना है, कैसे आंसर लिखना है। कुछ नए बच्चे जो आज हमसे जुटे होंगे उनके लिए हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन धीरे धीरे ये भी हैबिचुएटेड हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर आंसर गलत हो गया, आंसर तो डोमिनेट होना चाहिए ना। नहीं बाबू, आंसर परफेक्ट है। द आंसर इज एपिस्टासिस। आप समझो पहले ये क्या है। 1 जीन पेयर हाइड्स द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन पेयर। एक जीन पेयर अगर हाइड कर दे दूसरे जीन पेयर के इफेक्ट को, तो उसे आप कहोगे क्या? एपिस्टासिस। कैसे सर? ये तो डोमिनेंट होना चाहिए ना। फिर से मेरी बात समझ ले, यहां पे आपको क्या ध्यान रखना, डोमिनेंट क्या होता है। आपके पास एक जीन है दैट इज कैपिटल टी, और ये दूसरा जीन है जिसे आप स्मॉल टी कह रहे हो। तो बाबू कैपिटल टी और स्मॉल टी में आपको पता है ये पेयर में नहीं है, अभी मेरी बात समझना। एक जीन आपके पास कैपिटल टी हुआ और दूसरा जीन स्मॉल टी हुआ, और होता क्या है कि ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के एक्सप्रेशन को रोक देता है। तो ऐसे केस में आप इसे कहते हो क्या? डोमिनेंट। सर अभी हमने कहा था ना डोमिनेंट होगा, बच्चा अभी ये डोमिनेंट नहीं हुआ, अगली बात समझना। एपिस्टासिस क्या बताता है कि बाय द वे, अगर मैं एक चूहे के बारे में बात कर रहा हूं और चूहे के अंदर 2 जीन हैं बी और बी, और ये दोनों जीन बी और बी मिलकर के चूहे को ब्लैक कलर का बनाता है। ठीक है, लेकिन इसका एक्सप्रेशन डिपेंड करता है किसी सेकंड 1 जीन के ऊपर, और वो सेकंड 1 जीन कौन है? तो ये सेकंड 1 जीन कौन सा है? तो इस जीन को हम मान रहे हैं कौन सा जीन? तो ZZ जीन। ये Z जीन इसके ऊपर इफेक्ट डालेगा, और ऐसा इफेक्ट डालेगा कि इसको ब्लैक नहीं होने देगा। कैसा नहीं होने देगा? ब्लैक नहीं होने देगा। तो भैया दूसरे के इफेक्ट को रोक दिया। अब मेरी बात समझना, तो ब्लैक नहीं होगा तो सर क्या हो जाएगा? वाइट हो जाएगा। माउस जो होता है, चूहा, वो 2-3 टाइप का पाया जाता है। एक एल्बिनो माइस होता है, एक अगॉटी होता है, और एक ब्लैक होता है। आपके आसपास जो आपको दिखता है उसे हम लोग कहते हैं अगॉटी, AGOUT।
TI, अगाटी कलर का ये चूहा होता है, मतलब हल्का सा ब्लैकिश, ठीक है। तो इसके इफेक्ट को, इसके ब्लैक कलर के इफेक्ट को कौन रोक दिया? कोई दूसरा जीन, वो भी किस में? पेयर में। अब मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको, क्या कह रहा? वन जीन पेयर, एक जीन का जोड़ा। जोड़ा कहां बेटा? यहां जोड़ा ना, यहां तो सिंगल जीन है ना, यहां सिंगल जीन है, लेकिन यहां क्या है? पेयर्ड। इफेक्ट द अनदर जीन पेयर, दूसरे जीन पेयर के इफेक्ट को रोक रहा है, लेकिन यहां क्या है? सिंगल जीन क्या कर रहा? दूसरे जीन के सिंगल इफेक्ट को रोक रहा, लेकिन यहां क्या हो रहा? पेयर्ड जब वर्ड लगा रहे हैं तब क्या होगा? एपिस्टैसिस, ठीक है। लेकिन अगर यहां से पेयर्ड वर्ड हटा देंगे तब आपका डोमिनेंट सही होगा। यहां तक बात क्लियर, समझ में आ गई? आंसर सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए बच्चा, ले लिया गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ का एक्सेप्शन क्या बनेगा? मेंडल्स आपको तो आप जानते हो, पहचानते हो बहुत अच्छे तरीके से। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जेनेटिक्स पे एक बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट करके दिया जिससे दुनिया अनजान थी और बाद में लोगों ने जाना कि जेनेटिक्स होता क्या। क्लियर? इसके बाद भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए जेनेटिक्स से रिलेटेड, जिसमें और भी साइंटिस्ट का नाम आता है। मेंडल को बहुत कॉमनली लोग जानते हैं, लेकिन एक और नाम जो अभी आपको याद रखना है वो है TH मॉर्गन साहब का। किनका? TH मॉर्गन साहब का, जिन्होंने एक टर्म दिया था जिसका नाम था लिंकेज। कौन सा टर्म था? लिंकेज। चैप्टर में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है कि लिंकेज होता क्या है, लेकिन फिलहाल मैं आपको यह बता दूं कि लिंकेज किसके द्वारा दिया गया था? एक साइंटिस्ट के द्वारा जिनका नाम है TH मॉर्गन। मेंडल साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था किसके ऊपर? पी प्लांट के ऊपर। क्लियर? उनका सैंपल क्या था? पी प्लांट। किसका? मेंडल साहब का। लेकिन TH मॉर्गन साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर के ऊपर। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर एक इंसेक्ट था जिसके ऊपर जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट किया था, और यहां से इन्होंने ये टर्म दिया था क्या? लिंकेज। मेंडल ने जब पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने डोमिनेंस वर्ड को दिया कि भैया दो, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। उन्होंने प्योरिटी ऑफ गैमेट दिया। डायहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने क्या कहा कि जो गैमेट होंगे वो सेपरेट होंगे, उसका कैरेक्टर, उसका जीन क्या होगा? गैमेट में सेपरेट होगा। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये भी डायहाइब्रिड क्रॉस में इन्होंने कहा था कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हर जीन आज़ाद है, वो किसी के साथ जा नहीं सकता। लेकिन इसी का जस्ट अपोजिट क्या बना? लिंकेज। नहीं भैया, जाएगा तो साथ में जाएगा, तो अलग अलग नहीं जाएगा। ये किसने कहा? TH मॉर्गन ने, और एक्सपेरिमेंट करके भी इसको समझाया। तो कहता है एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ कौन है? तो जवाब है लिंकेज। जल्दी से बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। इसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं। आई थिंक सो वो आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। मेंडल ने क्या प्रपोज किया था? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंट था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था। ठीक है, इस दोनों को एक ही लॉ मानते हैं, बट डजंट मैटर, आपको बहुत आसान होगा। लॉ ऑफ लिंकेज नहीं, लिंकेज कहाँ से? लिंकेज तो TH मॉर्गन साहब का था, जो अभी जस्ट मैंने बताया था कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर के ऊपर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बच्चा। इसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज सेग्रीगेशन। क्या होता है सेग्रीगेशन? सिंपल, आप सेग्रीगेशन को ऐसे समझो कि जब हमारे बॉडीज में किसी तरह के कोई गैमेट्स होते हैं, जैसे हमारे बॉडीज में 46 क्रोमोजोम है, मैं 46 क्रोमोजोम को नहीं दे रहा हूँ, वी आर मेल, हम मेल है, तो मेल के अंदर क्रोमोजोम होगा क्या? X और Y। बहुत आसान सा टॉपिक ले रहे हैं। लेकिन जब ये गैमेट बनाना स्टार्ट करेगा, स्पर्म सेल बनाएगा, तो स्पर्म सेल में क्या जाएगा? X जाएगा, और दूसरे स्पर्म सेल में क्या जाएगा? Y जाएगा, ऑटोजोम भी जाएगा। लेकिन 46 एग्जाम्पल को नहीं ले रहे हैं, 2 एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसी को समझ लो कि बेटा गैमेट में हमारे क्या होता है, जो जीन है X वाला और जो जीन है Y वाला, वो क्या हो रहा है? सेपरेट हो रहा है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कैसे इसे और एक्सप्लेन करेंगे? ये तो मैंने बात कहा कि भैया गैमेट में ये सेपरेट होगा, लेकिन आगे इस बात को आप इस तरह से समझोगे कि मेंडल ने एक लॉ दिया जिसका नाम था क्या? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और ये कैसे दिया?
मेंडल साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे कहते हैं बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अगर आपके दिमाग में सवाल बन रहा है कि सर डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, तो मैं यही कहूँगा कि एक बार वीडियो लेक्चर जरूर देख लो, ज़्यादा आसान तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया गया। क्या दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था बेटा? कैपिटल टी मतलब टॉल प्लांट और ग्रीन सीड्स था। मतलब उसमें अगर देखा जाए ये दोनों एक जैसा, लेकिन ये दोनों एक जैसा, मतलब ये दोनों का काम था कि भैया प्लांट के हाइट को डिसाइड करना। क्या ये डिसाइड कर रहा था प्लांट का हाइट, कि प्लांट लंबा बनेगा कि नाटा बनेगा, कैसा बनेगा बता दो, टॉल बनेगा। ये कलर डिनोट कर रहा था किसका, कि भैया सीड जो बनेगा उसका कलर कैसा होगा, ग्रीन की येलो, तो ग्रीन, कैपिटल जी मतलब ग्रीन। चलो यहां तक तो सही है। लेकिन जब ये गैमेट बनाने लगा तो गैमेट 4 तरह का बनेगा, 1 2 3 और 1 4। कैसे ये 4 तरह का बना? देख बाबू, कैपिटल टी स्मॉल टी एक गैमेट हुआ और कैपिटल जी स्मॉल जी एक तरह का गैमेट बनेगा। कैपिटल टी कैपिटल जी के साथ जा सकता है गैमेट में, जैसे अभी हमने देखा। उसी तरीके से कैपिटल जी स्मॉल जी को भी लेकर जा सकता है गैमेट में। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि स्मॉल टी कैपिटल जी के साथ चला जाए या स्मॉल टी और स्मॉल जी चला जाए। तो ये 4 डिफरेंट टाइप के गैमेट होंगे। ऐसा तो कोई बाउंडेशन नहीं लग रहा है कि कैपिटल टी जो है वो कैपिटल जी के साथ ही जाए या स्मॉल जी के साथ जाए, या कैपिटल जी के साथ भी ऐसा कोई कंडीशन नहीं लग रहा है कि भैया आपको कैपिटल वाले टी के साथ जाना, मतलब डोमिनेंट का डोमिनेंट के साथ जाना, रिसेसिव का रिसेसिव के साथ जाना, ऐसा कोई कंडीशन नहीं। हर गैमेट अपने आप में आजाद है, सॉरी हर जीन अपने आप में आजाद है जो गैमेट में एक नया कॉम्बोज बनाता है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम, जिसको हम कह सकते हैं 23 पेयर, लेकिन ये पेयर किसी के साथ भी कॉम्बोज बना सकता है। क्लियर? एक वेरिएशन का एक छोटा सा क्लू था यहाँ पे जो हमें मिला लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपसे, हो सकता है इस तरह का सवाल पूछा जाए और हो सकता है कोई देख लो प्रोबेबिलिटी आपसे ये पूछ देगा कि भैया कैपिटल ए है, स्मॉल ए है, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी है, कितने तरह का गैमेट बनाएगा? इतना खींच करके आप बनाओगे, उससे ज़्यादा आसान तरीका मैथमेटिकली, मैथ थोड़ा सा आता है, मैथ्स का तो यूज़ होगा क्योंकि मेंडल साहब खुद भी मैथ से ही थे, आते हैं। देख बेटा, कैपिटल ए स्मॉल है, दोनों एक जैसा कि 2 तरह का? 2 तरह का, तो यहाँ 2 लिख दे, 1 और 1 2, इसको इनटू कर दे। कैपिटल भी है ना, दोनों एक जैसा कि अलग अलग? एक जैसा, तो इसको 1 कंसीडर करेंगे। और कैपिटल सी स्मॉल सी ये 2 तरह का है, इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 4 तरह का गैमेट बनाएगा। देख बाबू, इसको मिटा रहे हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले। हो गया? चल आगे आते हैं। इसके बाद एक और चीज समझ ले, इसी के क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा सकता है, इसको कॉपी में लिख लेना अगर मन करे तो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी तो क्वेश्चन की कुछ कुछ बनती है, उसी प्रोबेबिलिटी में ये है। क्वेश्चन क्या इसमें और हो सकता है, हाउ मेनी काइंड्स, कितने तरह का, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ क्रोमोसोम विल बी फॉर्म्ड, कितने तरह का क्रोमोसोम बनेगा इन किस में, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, स्मॉल डी और कैपिटल ई, स्मॉल ई। थोड़ा ज़्यादा लगा दिए। आपको क्या करना है बेटा, कैपिटल ए दोनों क्या है, एक जैसा या अलग अलग? एक जैसा है, इसलिए लिखेंगे 1। कैपिटल बी, स्मॉल बी, इसको कंसीडर करेंगे बेटा 2, एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा, अभी मैं बता रहा हूँ। कैपिटल सी, स्मॉल सी 2, कैपिटल सी, स्मॉल डी 2, कैपिटल ए, स्मॉल ई 2, मल्टीप्लाई कर दे बेटा सबको। जब एक जैसा रहेगा तो 1 कंसीडर करेंगे, डिफरेंट होगा 2 कंसीडर करेंगे, डिफरेंट है 2 कंसीडर किए, डिफरेंट है 2 कंसीडर किए, डिफरेंट है 2 कंसीडर किए। मल्टीप्लाई तो करने आता है। 4 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 तरह का ये गैमेट बनाएगा। कैसे, ध्यान दो। अभी जस्ट मैंने आपसे कहा था कि भैया हाउ मेनी काइंड्स ऑफ क्रोमोसोम, ये तो मैंने क्वेश्चन बनाया, लेकिन इससे पहले मैंने कहा था कि कैपिटल टी था, स्मॉल टी था, कैपिटल जी था, स्मॉल टी था। ये कितने तरह का गैमेट बना रहा था? 4 तरह का। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे मिटाए। अब इसको देखते हैं, उस बेसिस में ये
बैठ पाता है कि नहीं। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या लिखोगे 2, कैपिटल जी स्मॉल जी क्या लिखोगे 2, 2 2 जा 4, 4 तरह का गैमेट बना रहा था। कौन कौन सा, कैपिटल टी कैपिटल जी पहला, कैपिटल टी स्मॉल जी दूसरा, स्मॉल टी कैपिटल जी तीसरा, और स्मॉल टी स्मॉल जी चौथा। हो रहा, समझ में आ गई बात। तो अगर प्रोबेबिलिटी इस तरह के क्वेश्चन की बनती है तो आपको टाइम नहीं लगेगा, फट से आप बनाओगे। आई थिंक सो आप समझ गए होगे। जेनेटिक बड़ा मजेदार चैप्टर है बच्चा, बहुत मजा आता है पढ़ाने में और बहुत मजा भी लेकर के बच्चे पढ़ते हैं। हाँ सर ऐसा जरूर हुआ होगा, लेकिन ऐसा वाला लेक्चर तो नहीं है, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन उसी में हम लोग अच्छा अच्छा क्लू ढूंढते चलेंगे। चलो इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। हो गया बच्चा, चलो 4 क्वेश्चन तो आपने निपटा दिया था। 5th क्वेश्चन में आएंगे और 5th क्वेश्चन कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस, ठीक है, डस क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेज है जिसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। तो जवाब है पैंकी-3। कुछ बच्चे को याद होगा, कुछ बच्चे समझ चुके होंगे। मैं आपको छोटा सा क्लू दे रहा हूँ और इस क्लू को समझे ना, आंसर आपके पास होगा। क्या है ये क्लू, एक्चुअल में हमारे बॉडीज में एक सेल डिवीजन होता है जिसे आप कहते हो मियोसिस सेल डिवीजन। ये गैमेट बनाने के लिए होता है, सर जानते हैं। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये मियोसिस सेल डिवीजन में कुछ फेजेस होते हैं जिसमें हम मियोसिस को फर्दर डिवाइड करते हैं, मियोसिस फर्स्ट में और मियोसिस सेकंड में। तो मियोसिस फर्स्ट सेकंड को छोड़ते हैं, मियोसिस फर्स्ट में आ जाता है, सेकंड को छोड़ देते हैं। तो इसमें होता है बच्चा कौन, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज के बाद होता है मेटाफेज, मेटाफेज क्या क्या होते हैं इसमें ये बात नहीं कर रहे हैं। मेटाफेज, मेटाफेज के बाद हो जाएगा बच्चा कौन, एनाफेज, और एनाफेज के बाद लास्ट वन होंगे जिसे आप कहोगे टेलोफेज। ये 4 फेजेस में जो मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ, इसमें मैं एक फेज ले रहा हूँ, प्रोफेज 1, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा आगे आपको याद क्या रखना। प्रोफेज 1 में कुछ सब फेजेस होते हैं जिसका नाम है, ये याद रखना है, लेप्टोटीन। लेप्टोटीन के बाद बेटा दूसरा होगा जिसको बोलेंगे जाइगोटीन। जाइगोटीन के बाद होगा नेक्स्ट कौन, पैंकीटीन, और पैंकीटीन के बाद है डैप्लोटीन, और डायप्लोटीन के बाद लास्ट वन है जिसे आप कहोगे डाइकाइनेसिस। एक्चुअल में क्रॉसिंग ओवर इसी में होगा। तो सर वहां तो लिखा हुआ जवाब, बेटा आंसर चाहिए तो डायरेक्ट आप ये इस वीडियो को आपको देखना बेकार है। अगर आपको क्लू चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए कि क्वेश्चन को अगर रिमाइंड करे वो दूसरे एंगल में, तो आप एग्जैक्ट आंसर बना सको। वरना शॉर्ट फंडा और भी आपको यूट्यूब में मिल जाएगा जो डायरेक्ट आंसर पे बात करेगा। मैं क्लू देता हूं जिसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कभी भी बच्चा किसी भी जगह पे अच्छे से एग्जाम में बैठ करके उसको आंसर बना सकता है, ठीक है। चलो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैंकीटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। सर थोड़ा लंबा हो जाएगा याद करने में, तो एक काम करते हैं, लटकते जुल्फों पे 2 दीवाने हैं सर, इका याद करने का आपका तरीका हो गया। लटकते जुल्फों पे 2 दीवाने, एल लटकते जुल्फों, जेड पे पी 2 डी दीवाने, डी हो गया। लटकते जुल्फों पे 2 दीवाने याद हो गया। अब बेटा इसको क्रॉसिंग ओवर ना पूछ रहा, आप क्रॉस कर दो, तो क्रॉस कहाँ होगा, पी में, और पी क्या होगा, पैंकीटीन। अब समझ इस पैंकीटीन में होता क्या है, क्रॉसिंग ओवर होता है सर, ये तो समझे। अब क्रॉसिंग ओवर में समझ क्या होता है, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम। ये भी बड़ी याद रखना, सवाल आपसे पूछ सकता है कि किस क्रोमोसोम के अंदर क्रॉसिंग ओवर होगा, तो होमोलोगस क्रोमोसोम में होता है, ठीक है। अब इस होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या होगा, ये देख पीछे वाला जो था वो शायद रेड था या पिंक जो भी है, ये आगे था और ये आगे से पीछे चला गया, मतलब इसका छोटा सा टुकड़ा बगल वाले में चला गया, उसका छोटा सा टुकड़ा इधर चला गया। जो तेरा है वो मेरा, जो मेरा है वो तेरा, एक्सचेंज हो गया। फिजिकल एक्सचेंज हुआ किसका, जीन का, क्रोमोसोम का, उसे ही आप कहते हो क्रॉसिंग ओवर। ये होता है पैंकीटीन में, और पैंकीटीन में किसके बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम में, ठीक है। तो बच्चा ये आपको समझ में आ गया, वो भी समझ में आ गया, कौन, लटकते जुल्फों पे 2 दीवाने। हंस ले, कहानी खत्म। इसका अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सब्जेक्टिव में, राइट द फंक्शन ऑफ ब्लड। कुछ बच्चे जान भी रहे होंगे कि सर ये तो 11th में ही पढ़े थे, 12th में आ गया सवाल। मैं क्या करूं, मैंने थोड़ी बोर्ड का क्वेश्चन बनाया, जो आया सो बता रहे हैं। हमारे बॉडीज में ब्लड का कुछ फंक्शन है जिसमें आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। मैं जान रहा हूँ, आपका टाइम खोटा नहीं करूँगा, टू द पॉइंट बात करूँगा। बहुत सारे फंक्शन को ये परफॉर्म करता है। पहला फंक्शन क्या होगा बेटा, रेस्पिरेटरी गैसेस को ये कैरी करता है, मतलब ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को, उसी को मैंने लिख दिया।
फाइट करता है किससे? इन्फेक्शन से, और हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। बेटा जब कभी फॉरेजिन बॉडीज मतलब बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडीज में घुसता है तो यही WBC सेल उसको खा करके खत्म कर देता है। ठीक है। तीसरा है ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड टू द टारगेट ऑर्गन। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जिसमें हार्मोन्स निकलते हैं, और जब ये हार्मोन्स निकलता है तो ये हार्मोन्स ऊपर निकलेगा और इसको पहुंचना कहाँ है? नीचे। तो ऊपर से नीचे ले जाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। ठीक है। आगे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बॉडी वेस्ट फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ किडनी। आपको पता है इसमें एक और लाइन भी जोड़ सकता है क्या, कि जब आप डाइजेस्ट करोगे, खाने को खाओगे तो पेट भर जाएगा, और जब पेट बढ़ेगा तो उसका जो भी न्यूट्रिएंट है वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला जाएगा। ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो जब वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएगा तो ब्लड उसको ले आकर के टिश्यू तक पहुंचा देगा। तो पहला काम है कि न्यूट्रिशन को टिश्यू तक पहुंचाना, ऑर्गन तक पहुंचाना। जब टिश्यू ऑर्गन में सेल के अंदर जाएगा तो सेल उसका मेटाबोलाइजेशन करेगा, और मेटाबोलाइजेशन करने के बाद वो वेस्ट प्रोडक्ट निकालेगा। फिर वो वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड ही वापस लाएगा और किडनी के पास ले करके दे देगा कि भैया इसमें से जो भी गंदगी है उसको फिल्टर करके बाहर निकाल दो। नो डाउट फिल्टर करने का काम किसका है? किडनी का, लेकिन लाया कौन? लाया ब्लड। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ ब्लड। आगे आप तो देख ही रहे हो इस फोटोज में, फोटो बनाया है तो उसका भी कुछ मजा ले ही लेना चाहिए। ये सेल है जिसको आप कहते हो RBC, और इस सेल को कहते हैं WBC। अभी मैंने कहा ही WBC में भी 5 सेल होंगे, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। इसमें जो मोनोसाइट सेल होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा तो मैं बोलूँगा, आपको अच्छा लगे ना लगे, भले टाइम खोटा लगे अलग से बात है, मैं मोनोसाइट्स के बारे में बोलूँगा। क्यों? क्योंकि मोनोसाइट्स हमारे बॉडीज का, ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा सेल होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बता बाबू हमारे बॉडी का सबसे बड़ा सेल कौन, तो बच्चा लोग जवाब दे देता है नर्व सेल। नहीं बेटा, गलत है। लॉन्गेस्ट सेल और लार्जेस्ट सेल में अंतर है। लॉन्ग का मतलब सबसे लंबा, लंबा में नर्व सेल आएगा, लेकिन लार्जेस्ट सेल में कौन है? मैक्रोफाज। लगभग इसका साइज 24 माइक्रोन होता है, और इस मोनोसाइट को हम लोग कहते हैं मैक्रोफाज। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, और फैज का मतलब तू बता दे, खा जाने वाला। ये सेल वो होता है जब कभी कोई फॉरेजिन बॉडीज हमारे बॉडी में घुसता है तो ये खाना स्टार्ट करता है। हम कोरोना के टाइम में लोग बीमार पड़ रहे हैं, उसका मैक्रोफाज वीक पड़ जा रहा है, इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जा रही है। ओल्ड एज में ऐसा होता है। समझ में आ रहा? अगर आपका मैक्रोफाज स्ट्रांग होगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, तो यू कैन फाइट द अदर काइंड ऑफ डिजीजेज। हम क्या करते हैं? बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। जानवर को कभी देखे हो डॉक्टर के यहाँ जाते हो? कैसे वो फाइट करता है, कैसे उसके अंदर डॉक्टर बनते हैं, उसके बॉडीज के अंदर खुद वो सारे सिस्टम एक्टिव रहते हैं जिसके कारण वो उस डिजीज से फाइट कर सकता। क्लियर है? चलो यहाँ तक तो बात खत्म, वरना अपना कुछ दिमाग में बातें घुसती चली जाएगी, वो नहीं चाह रहे हैं हम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, राइट द रीजन फॉर सक्सेस ऑफ मेंडल्स। इनको तो जान ही रहे हो, किनको? मेंडल चचा को। चचा तो नहीं कहते हैं, मेंडल साहब कह सकते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। सवाल आपसे ये पूछा है कि आखिर क्या कारण है कि मेंडल साहब का एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो गया। ठीक है, तो एक बात, मेंडल साहब ने जो एक्सपेरिमेंट में सैंपल लिए थे उनका सैंपल बहुत सूटेबल था जेनेटिक्स के लिए। अब आप पूछोगे कि सर कैसे हम ये मानेंगे? देख बाबू, अगर आप किसी भी एनिमल्स को पकड़ते हो और अगर उसका लाइफ 20 साल का है, 10 साल में बच्चे पैदा करता है, तो भैया आपका खुद का लाइफ साइकिल कितना दिन का होगा? 50, 60, 70, कहानी खत्म। तो 70 सालों में आप स्टार्टिंग में पढ़ाई कब कंप्लीट करके निकलोगे? 20 साल तक हो जाएगा रिसर्च तक पहुँचते तो बेटा 5 जनरेशन ही ना देख पाओगे। अपने पूरे लाइफ साइकिल में सिर्फ 5 जनरेशन देख पाओगे, तो ये सुटेबल नहीं है। लेकिन मेंडल साहब ने क्या लिया था? पी प्लांट लिया था। एनुअल प्लांट होता है, एनुअल का मतलब वो प्लांट जो साल में एक बार तो कंपलसरी है कि फल देगा। मटर हर साल आता रहता है, तो एनुअल देगा। तो एनुअल देने में इसमें फायदा क्या है? एनुअल देने में फायदा ये है कि बेटा 5 साल में हमें 5 जनरेशन मिल जाएगा, 10 साल में हमें 10 जनरेशन मिलेगा, तो कम टाइम में हम ज्यादा जनरेशन को देख पाएंगे, इसलिए ये ज्यादा सुटेबल हुआ पी प्लांट। दूसरी चीज, तो सर इससे ज्यादा अच्छा ले लेते हैं, एनुअल के जगह पे हम लोग बाइनियल ले लेते हैं, पेरेनियल ले लेते हैं, इसमें तो सालों भर देता रहेगा। बेटा नंबर ऑफ प्रोजेनी भी ज्यादा होने चाहिए।
जितना ज़्यादा बच्चा होगा उतना ज़्यादा ना वेरिएशन होगा, और जब वेरिएशन होगा तब ना हमको पता चलेगा कि भैया गैमेट जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। मतलब बच्चा ज़्यादा तो जेनेटिक्स की स्टडी भी अच्छी होगी। और आपको पता है कि मटर का पौधा जो होता है वो ज़्यादा बच्चे पैदा करता है। सर बच्चे पैदा करता है? नहीं बच्चा, वो सीड्स बनाता है। ज़्यादा नंबर सीड होगा तो उसमें ज़्यादा नंबर प्लांट ग्रो होंगे और एक्सपेरिमेंट के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आगे तो सर इससे अच्छा हम लोग पपीता ले लेते हैं, पपीता में तो सीड बड़ा होता है। अगली पॉइंट्स क्या है? पी प्लांट हैज 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट इन द पी प्लांट। मटर के पौधे में 7 ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे जो आपको आराम से दिख सकते थे, जो पपीते में नहीं दिखेंगे। क्लियर है क्या? ध्यान। शेप ऑफ सीड कलर, सीड कलर का जो शेप था वो आराम से मेंशन हो जाता था। किसमें? देखो आप, कुछ सीड मिलते हैं राउंड शेप्ड के, कुछ ऐसे जो रिंकल शेप्ड के। सीड का कलर पीला भी आता है, हरा भी आता है, आपको पता है। पॉड्स का कलर 2 आता है, ग्रीन और येलो। शेप ऑफ पॉड में एक फूल होता है इस तरह का, और एक कैसा होता है इस तरह का, जिसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड। आगे बात करें तो बच्चा कुछ प्लांट होते थे जो लंबे होते थे, कुछ प्लांट जो होते थे वो छोटे होते थे। यही तो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है किसमें? एक्सपेरिमेंट में, मेंडल्स के लॉ में। पोजीशन ऑफ द फ्लावर, एक क्या होता है लीफ, देखो साइड साइड में निकला हुआ है। एक लीफ कहाँ है? ऊपर टिप के पोर्शन में। क्लियर है? दूसरा फ्लावर कलर में एक देखते हैं पर्पल तो एक देखते हैं व्हाइट। मतलब ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होने चाहिए जो आपको दिख सके। अब ऐसा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर उसके अंदर बने जो आपको दिखे ही ना, माइक्रोस्कोप लगाना पड़े, एक्सपेरिमेंट करना पड़े, तो वास्ट हो जाएगा। 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहला चीज़, लाइफ स्पैन छोटा होना चाहिए, लार्ज नंबर प्रोजेनी होने चाहिए, और तीसरा उसमें जो भी वेरिएशन है वो आपको ईजिली दिख जाने चाहिए। तो वो चीज़ें जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे बेहतर बनती है। तो मेंडल्स के सक्सेस होने का कारण क्या था? पी प्लांट। क्लियर है? मेंडल ने ये सोच करके नहीं तो लिया होगा, जो भी था उनका सिलेक्शन बहुत बेहतर था, लेकिन अभी के टाइम में जेनेटिक्स के लिए हम लोग पी प्लांट की जगह पे ले रहे हैं ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जो स्टार्टिंग के वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। किसने लिया था? टी.एच. मॉर्गन साहब ने। क्लियर है? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए बच्चा, ले लिया गया। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्लीनीफलीटर सिंड्रोम क्या होता है? ये क्लीनीफलीटर सिंड्रोम में अगर मैं बात करूं तो एक तरह से आप इसे किन्नर भी कह सकते हो, दूसरे लैंग्वेज में स्टेराइल मेल कह सकते हो, और ये तीसरे लैंग्वेज में आएगा तो कहलाएगा जेनेटिक डिसऑर्डर। तो एक बार में 3 चीज कैसे दिमाग में घुसेगा? ध्यान दें। किन्नर से बना क्लीनीफलीटर सिंड्रोम तो शायद याद हो गया। चल थोड़ा, ये एक क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है। सर हम कैसे मानेंगे कि सर ये क्रोमोजोमल डिसऑर्डर हो गया? देख बाबू, हमारे बॉडी में कितना क्रोमोजोम? 46, सही है। लेकिन अगर कम हो जाए, 45 हो जाए तो बीमारी, और वो बीमारी कहलाएगी क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। 46 से बढ़ जाए, 47 हो जाए तब भी बीमारी। कौन सा डिसऑर्डर? क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। क्लियर? तो जब बढ़े तब भी बीमारी, घटे तब भी बीमारी। सर एग्जैक्ट रहे 46, तब वो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर नहीं होगा। और क्लीनीफलीटर सिंड्रोम एक तरह का क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है, और क्रोमोजोमल डिसऑर्डर में भी क्रोमोजोम पे अब आजा बात करते हैं। क्रोमोजोमल वर्ड आया तो मैं तो कहूँगा बाबू रे ये क्रोमोजोम को ले लें। अब देख, हमारे बॉडी में बच्चा क्रोमोजोम 2 तरह का होता है। एक जिसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम, शॉर्ट में कर दे रहे हैं, और उसका बेटा दूसरा नाम होता है एलोजोम। सेक्स क्रोमोजोम का दूसरा नाम क्या है? एलोजोम। और दूसरा है सेक्स क्रोमोजोम के बाद बेटा ऑटोजोम। मेरी बात सुनना, ये समझ में आ जाएगा आपको, बहुत आसान है। आपके पास 46 क्रोमोजोम है जिसमें 44 ऑटोजोम है, जो मेल और फीमेल में दोनों में कॉमन होते हैं। जैसा मेल में वैसा फीमेल में, जैसा फीमेल में वैसा मेल में। हम कैसे मानेंगे सर? गर्ल्स के पास 2 आँख, आपके पास 4 आँख? नहीं, मेरे पास भी तो 2 ही आँख है जी। गर्ल्स के पास 1 मुँह, आपके पास भी 1 मुँह। मतलब बहुत सारी ऐसी सिमिलरिटीज़ है जो गर्ल्स और बॉयज़ में बहुत कॉमन है। वो कौन बनाता है? वो बनाता है ऑटोजोम, जो 44 पेयर होता है। लेकिन बेटा सेक्स क्रोमोजोम में हम लोग डिफरेंट हो जाते हैं। अगर आप मेल हो तो आप XY क्रोमोजोम होगा, फीमेल है तो XX। मतलब देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंसेस है, एक X का और एक Y का।
जो मेल और फीमेल को डिफरेंट बना देता है। तो हमारे बॉडी में दो तरह के क्रोमोसोम हो गए, एक एलोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम है, दूसरा है ऑटोसोम्स, इसलिए क्योंकि आगे भी काम देगा ये। चलो इसको क्लियर करते हैं, यहां समझ लेते हैं। इट इज सेक्स लिंक्ड, इट इज सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। सही है, सेक्स लिंक्ड इसलिए क्योंकि यहां देखो XXY है। इस डिजीज में होता क्या है कि बच्चा ये जो हमारे पास दिख रहा है कि 2X और एक Y आ जाता है। आप अगर मेल हो तो आपके पास XY होगा, फीमेल हो तो 2X होगा, लेकिन क्लिनेफेलेटर सिंड्रोम में बेटा 2 नहीं होता बल्कि 3 हो जाता है, 2X और एक Y, तो उसे क्लिनेफेलेटर सिंड्रोम कहते हैं। आगे आते हैं बच्चा, इसमें क्या कह रहा है, इसमें सिंपल आपसे कह रहा कि ये जो है वो 3 सेक्स क्रोमोसोम हो जाएगा। तो 3 सेक्स क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे, हो ट्राइसोमी बोलेंगे ना, ट्राई मतलब 3 है, गिन ले, 1 2 3 हो गया। XXY आर ऑकर मीन्स इंडिविजुअल हैज 47, 44 तो ऑटोसोम होगा ही, ऑटोसोम में कोई अंतर नहीं आएगा। और बेटा सेक्स क्रोमोसोम कितना हो गया, 1 2 3, तो बेटा कितना हो जाएगा 47। क्लियर है। इट विल हैपन ड्यू टू नॉन डिसेक्शन इन मियोसिस आइदर एग और स्पर्म। ये फॉल्ट किसी का भी हो सकता है, एग और स्पर्म का, इसके लिए कोई एक रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दोनों में से किसी में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक ही पता चल पाएगा कि भैया किसी तरह के फॉल्ट है इसमें। आगे कहता है इसको स्टेराइल मेल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि स्टेराइल मेल किसको कहते हैं, तो याद रखना क्लिनेफेलेटर सिंड्रोम को। ठीक है, इसमें टेस्टिस भी होगा, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो छोटा सा इसमें क्या होगा, टेस्टिस भी होगा। क्लियर है, स्मॉलर टेस्टिस। और कहता है एंड विथ मेनी फीमेल कैरेक्टर सच एज ब्रेस्ट, और इसके साथ साथ इसमें ब्रेस्ट भी होंगे। क्लियर, जिस ब्रेस्ट को हम नाम देते हैं गायनिकोमास्टिका। ये कहानी खत्म, किसके बारे में, क्लिनेफेलेटर सिंड्रोम के बारे में। यहां तक बात समझ में आई। ये एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, ट्राइसोमी डिसऑर्डर है, जिसमें क्रोमोसोम XXY इंक्रीज कर जाता है। यहां तक का तो बात समझ में आया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कितना क्वेश्चन है इसमें, 9 क्वेश्चन है ना। चलो एक और क्वेश्चन से शायद मुलाकात होगा। हाँ आ गया, डिफाइन कॉपलिंग। बहुत सारे बच्चे हमको ये कमेंट्स किए थे हमारे कुछ वीडियो पे कि सर जेनेटिक्स वाला बताइए ना, वो ज़्यादा वास्ट होता है। बेटा वास्ट और आसान कुछ नहीं होता, आपको जो समझ में आ गया वो आसान है, जो नहीं समझ में आया वो वास्ट है। अब आपका ये प्रॉब्लम भी दूर हो गया। ठीक है, चलो टोटल वीडियो का ये प्रॉब्लम दूर होगा, कैसे, धीरे धीरे करके। डिफाइन कॉपलिंग एंड रिपल्सन। ये कॉपल वर्ड को तो समझ रहे हो, कपल वर्ड समझ में आ रहा है ना। चलो, कपल का मतलब होता है साथ साथ, और ये कपल क्या देखेंगे, देख बेटा डोमिनेंट कैसे आप पहचानोगे कि कोई डोमिनेंट है। कैपिटल टी जो लिखा हुआ है, जब भी हम लेटर इस्तेमाल करेंगे किसका, कैपिटल लेटर का, तो वो डोमिनेंट होगा, याद रहेगा। लेकिन अगर स्मॉल लेटर का इस्तेमाल किए तो वो रिसेसिव होगा। बोल, इतना सा बात ना समझ में आएगा, इतना कपल को समझता है और इतना सा बात ना समझेगा, झुट्टो झुट्टो। फिर से, कैपिटल लेटर है तो वो डोमिनेंट है और स्मॉल लेटर है तो वो रिसेसिव। ठीक, अब बता कि अगर मैं लिखूं x और ये लिखूं x तो क्या है, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। अगर मैं लिखूं y कैपिटल Y, दोनों कैपिटल में लिखे तो दोनों का दोनों डोमिनेंट हुआ। अगर मैं लिखूं स्मॉल r तो दोनों का दोनों रिसेसिव हुआ। मैं लिखूं कैपिटल R स्मॉल r तो एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। आपके लिए पहचान बिल्कुल आसान हो गया, इसको क्लियर करता है। सर बड़ा जल्दी क्लियर कर दिया, स्क्रीनशॉट नहीं लेते, नहीं बेटा यहाँ ले ले। अब बात समझ, ये जो वर्ड कह रहा कॉपलिंग, कॉपलिंग क्या कह रहा कि भैया दोनों डोमिनेंट साथ रहेगा या दोनों का दोनों रिसेसिव साथ रहेगा। नहीं समझ में आया, फिर से समझ। चाहे तो 2 डोमिनेंट एक साथ रहे या 2 रिसेसिव एक साथ रहे तो उसको बोलेंगे कॉपलिंग। कॉपलिंग आप यहां देखो, कैपिटल R मतलब क्या कह रहा, मतलब कह रहा कि ये भी डोमिनेंट और दोनों डोमिनेंट साथ में। सही है। या यहां देख लो स्मॉल r स्मॉल l दोनों रिसेसिव है, दोनों साथ में है। तो जब 2 एक साथ होगा तो ऐसे को हम बोलेंगे COUPLING। सर थोड़ा सा कंफ्यूज आया क्या है, सिंपल समझ, कैपिटल लेटर से हम डोमिनेंट को मेंशन करते हैं।
ठीक। तो आप देखो डोमिनेंट साथ है, क्यों? क्योंकि दोनों कैपिटल लेटर है। तो सही है, ये आर और एल है बेटा, उससे कोई मतलब नहीं है। दो डोमिनेंट एक साथ है, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है तो उसे कॉपलिंग कहेंगे, या दोनों रिसेसिव एक साथ है तो उसे कॉपलिंग कहेंगे। लेकिन बेटा रिपल्सन का मतलब उठा के फेंक देना होता है ना। बेटा वो फिजिक्स में है, यहाँ बायोलॉजी पढ़ रहा है, ठीक है। रिपल्सन का मतलब विपरीत यहाँ पे हो जाएगा कि ये एक डोमिनेंट है तो उसके साथ रिसेसिव आया, एक रिसेसिव है तो दूसरे साथ डोमिनेंट आया, तो इसे कहेंगे रिपल्सन। ये एक सवाल है मेरा, ठीक है। मन करे तो कमेंट्स में जवाब दे देना, अगर नहीं भी दे रहे हो, लाइक भी नहीं कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एक ही एम है कि बेटा आप लाइक करो ना करो, फायदा आपको जरूर पहुंचना चाहिए। जो यहां होता है ये लाइक चाहिए, वो अंगूठा वाला नहीं। क्लियर है? चल ध्यान दे। सवाल क्या है कि अगर कमेंट्स में देते हो जवाब तो अच्छा लगेगा कि चलो भाई रिस्पॉन्स दे रहे हो, अच्छा लगा आपको वीडियो। अब देख बेटा, इस जगह पे कॉपलिंग और रिपल्सन में मैं एक यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूं कि वो एग्जांपल आप क्या बोलोगे। ये किसका एग्जांपल है जल्दी बता, कॉपलिंग का या रिपल्सन का? गुड, जवाब क्या है? रिपल्सन। मर्जी है तो लिख दो, नहीं मर्जी है तो छोड़ दिया जाए। दूसरा एग्जांपल, सर इतना आसान क्वेश्चन दीजिएगा। बेटा समझ गया तब ना आसान, नहीं तो फिर क्या था? ये क्या है? ये है, एक मिनट मैंने गड़बड़ा दिया। यहाँ पे हमको जे लिखना है, जे और टी। जल्दी, कहानी खत्म। दोनों कैपिटल है तो क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड कॉपलिंग। और यहाँ पे क्या था? डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों था, इसलिए ये क्या कहलाया? ये कहलाया रिपल्सन। आई थिंक सो 2021 में जितने भी सवाल पूछे गए सारे का आंसर समझ चुके हो आप 100%। ये क्वेश्चन जितनी तरीके से घुमाए अब आपको समझ में आएगा। बिहार बोर्ड। क्लियर? चलते हैं बच्चा, थोड़ा सा बीच में रेस्ट ले लो क्योंकि अभी बहुत बड़ी फिल्म बाकी है। एक और ईयर का एनालिसिस हम लोग करेंगे इस वीडियो में, और वो है 2021। तो पेन कॉपी लेके रेडी हो जाओ। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। वीडियो को पॉज से हटाया जाए बच्चा, क्योंकि अब हमारा आंसर बनने वाला है। क्वेश्चन को तो आपने देख ही लिया कि क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं। चल आगे बात करते हैं जस्ट इसके बाद आंसर के ऊपर। अब बारी आई किसकी? टर्नर। क्लिनीफ्लेटर्स तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया ही है। अब बारी किसकी आएगी? टर्नर सिंड्रोम। इसे भी आप उसी नाम से बुलाते हो, दिस इज कॉल्ड किन्नर। लेकिन यहाँ बार बार किन्नर नहीं कहेंगे, एक नॉट अ गुड वर्ड। वो खुद से नहीं चाहता था उस बंदे के अंदर कि इस तरह का कोई कंडीशन हो कि वो किन्नर इस दुनिया में जन्म ले। इन बिटवीन द जेंडर, क्लियर? रिस्पेक्ट हमेशा हर लोगों को करना चाहिए। हर चीज़ें कॉमन होती है लेकिन उनके अंदर कुछ फॉल्ट होने के कारण ऐसा हो जाता है। बट डजंट मैटर मैं क्या बोल रहा हूँ। टर्नर सिंड्रोम जो है इसे कहा जाता है स्टेराइल मेल। ये स्टेराइल मेल हो जाता है, सॉरी दिस इज कॉल्ड स्टेराइल फीमेल। गलती बोल दिए थे बच्चा, गुस्सा ना मत। ये स्टेराइल फीमेल होती है क्योंकि इसके अंदर 44 ऑटोजोम्स तो होते हैं, लेकिन 44 ऑटोजोम्स के साथ साथ कोई एक ही क्रोमोजोम होता है सेक्स से रिलेटेड, एक्स। तो सर हम लोगों के अंदर मेल में XY, फीमेल में XX होता है ना? हाँ बच्चा बिल्कुल सही है। लेकिन इसके केस में क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्स क्रोमोसोम पाए जाएंगे, सिर्फ X। तो सर Y वाला नहीं हो सकता, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, सिर्फ एक ही होगा और वो होगा X। ठीक है? तो ऐसे केस में 44 और 1 कितना हो जाएगा? 45। आंसर क्या हो गया? 45। क्या? टर्नर सिंड्रोम। ठीक है? इसके अंदर भी स्टेरिलिटी होगी और ये मेल नहीं कहलाता बल्कि फीमेल कहलाएगा। लेकिन कौन सी फीमेल? स्टेराइल फीमेल के नाम से बुलाया जाता है। लेकिन ये बच्चे वगैरह प्रोडक्शन नहीं कर सकते। क्लियर? चलो, तो आंसर आपका हो गया 45। तो सर हम इसके बारे में जान लेते हैं, हम तो आंसर बना लिया, आप तो सबके बारे में जान रहे हो, लेकिन मिला लो क्या क्या है आगे। ZZ ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सी नहीं, देख बाबू, सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत तरह का होता है। हम लोग अपने को XX XY टाइप कहते हैं और कुछ लोग इसको लैजिशियस टाइप कहते हैं। लैजिशियस टाइप, क्यों लैजिशियस टाइप कहते हैं? क्या कहने का मकसद है? बेटा ये सब सवाल आपसे नहीं पूछेगा, बस ये आप समझ लो। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी पे मेरा अल्फाज निकले तो ज़्यादा बेहतर होगा, मेरे भी समझाने के लिए, आपके भी। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। XX और XY।
XX और XY टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन हमारे अंदर होता है, मतलब ह्यूमन बींग्स के अंदर, ठीक है, ह्यूमन के अंदर इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। लेकिन अगर आप बर्ड्स को उठाओगे, ठीक है, अगर बर्ड्स को लेते हो और उसके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन देखते हो तो उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा होता है, ZZ और ZW टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें होता है, बर्ड्स में। तो यहाँ पे जो आपका सवाल है वो ये है कि ZZ ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन, तो इसमें से कौन बर्ड्स है, स्नेल है, नहीं स्नेल तो बर्ड्स नहीं है, कॉकरोच तो नहीं है, ह्यूमन तो नहीं है, आंसर कौन होगा, पिकॉक। इतना सा बात याद रखो कि बर्ड्स में यहाँ पिकॉक के जगह पे अगर अगली बार देगा क्या हैन, मुर्गी, तो भी सही होगा, क्योंकि वो भी क्या है, बर्ड्स। क्लियर, तो बर्ड्स आपको याद रखना है, बर्ड्स में क्या होता है, ZZ और ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। क्लियर है, इसमें और भी बातें हैं, बट आज तो हम लोग टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसी हिसाब से डील करेंगे। अगला ब्लड ग्रुप, ब्लड तो जानते हो, ब्लड ग्रुप भी जानते हो, आपका भी अपना ब्लड ग्रुप होगा, किसी का A पॉजिटिव, किसी का B पॉजिटिव, किसी का O नेगेटिव, किसी का कुछ। तो बेटा ये जो ब्लड ग्रुपिंग है वो हमारे लिए क्या है, तो हमारे लिए B और C दोनों है, B है मल्टीपल अलील भी है और बेटा कोडोमिनेंट भी है। बात समझ, ये मल्टीपल अलील क्या होता है, मल्टीपल अलील कहने का मतलब है कि जब ओवर द पॉपुलेशन, क्योंकि एक आदमी में तो 2 ही जीन होगा, ओवर द पॉपुलेशन, पूरे पॉपुलेशन को हम उठाएंगे तो पूरे पॉपुलेशन में हमें ये समझ में आएगा कि उसका 2 से ज़्यादा तरह का जीन मौजूद है, तो ऐसे को हम कहते हैं क्या, मल्टीपल अलील। जैसे मैं आपको बता दूं, देख बाबू, हमारे लिए जीन ये हो सकता है, हमारे लिए जीन ये हो सकता है, हमारे लिए जीन ये हो सकता है, मतलब कि पूरी दुनिया में ब्लड ग्रुपिंग का टोटल 3 जीन है। कितना जीन है, 3 जीन मौजूद है, तो ऐसे को बोलते हैं मल्टीपल अलील। किसी भी कैरेक्टर को मेंशन करने के लिए अगर 2 से ज़्यादा जीन हो तो ऐसे को बोलते हैं मल्टीपल अलील, लेकिन एक बॉडीज में सिर्फ 2 ही होगा। अब इस दोनों में से जो भी कॉम्बोज लगे, जैसे मेरा अपना ब्लड ग्रुप है O पॉजिटिव, तो बेटा पॉजिटिव को छोड़ते हैं, ये जो ब्लड ग्रुप O है इसका जो कॉम्बोज मेरे पास आया वो I आ गया, सही है। लेकिन वही अगर मैं बात करूं और किसी का, कि कोई कह रहा है कि भैया मेरा ब्लड ग्रुप B है, तो उसमें हो सकता है कॉम्बोज ये आ जाए, और भी कंडीशंस बन सकते हैं। तो एक बॉडीज में कोई एक ही पेयर होगा, लेकिन ओवर द पॉपुलेशन में ये 2 से ज़्यादा तरह के जीन को दिखेंगे, तो ऐसे को आप बोलते हैं मल्टीपल अलील। तो ब्लड ग्रुपिंग मल्टीपल अलील का एग्जांपल हुआ। चल दूसरी चीज समझ ले, कोडोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब समझ में आता है। एक बात बता, एक ब्लड ग्रुप समझे सुने हो, AB ब्लड ग्रुप, AB पॉजिटिव, कुछ लोग बोलते हैं AB नेगेटिव, AB पॉजिटिव। देख बाबू, AB वाले में क्या रहा होगा, एक जीन ये रहा होगा और एक जीन ये रहा होगा, दोनों का दोनों जीन अपना एक्सप्रेशन शो कर दिया, उसको क्या बोलेंगे, कोडोमिनेंट। ये ऐसा कोट कलर में भी होता है कैटल्स में, जैसे गाय देखो, व्हाइट कलर की गाय, ब्लैक ब्लैक स्पॉट है, मतलब उसकी मम्मी ब्लैक गोरी रही होगी व्हाइट, और पापा कैसे ब्लैक, और दोनों का कॉम्बोज बना तो उसके बॉडीज में दोनों डोमिनेंट हुआ एक साथ, ब्लैक वाला भी और व्हाइट वाला भी, तो ऐसे को कोडोमिनेंट कहते हैं। क्लियर है। तो वैसे ही हमारे अंदर ये मम्मी से आया और ये पापा से आया होगा जीन। मेरा ब्लड ग्रुप तो बता ही चुके हैं कि O पॉजिटिव है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि A और B दोनों कॉम्बोज में आया और A और B दोनों एक्सप्रेस्ड हो गया, तो ऐसे को क्या बोलेंगे, कोडोमिनेंट। तो दोनों के एग्जांपल में जाएगा बोथ B एंड C। हमारा ABO ब्लड ग्रुपिंग मल्टीपल अलील का भी एग्जांपल है और कोडोमिनेंट का भी। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लिया जाए बच्चा। चल आगे चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, गिव द नेम्स ऑफ 3 सच डिसऑर्डर। कम टाइम लेंगे बच्चा, और कम टाइम में क्या मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अभी मैंने आपसे बात किया कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होते हैं। जनरली क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाना या क्रोमोसोम का नंबर घट जाना, यही कहलाता है आपका क्या, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब इस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में पहला हमने बात किया डाउन सिंड्रोम, कौन वाला था, 45 वाला। टर्नर सिंड्रोम, ये भी टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम पे बात नहीं की बच्चा, यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था इससे पहले टर्नर सिंड्रोम में और क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। तो ये 3 ऐसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं, कितना, 3 ऐसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जिसमें ऐसा होता है, कैसा होता है कि क्रोमोसोम का नंबर चाहे तो बढ़ जाएगा चाहे तो घट जाएगा। समझ में आ गया।
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए बच्चा। चल इसके बाद अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्स डिटर्मिनेशन, एक्सप्लेन सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल भी देने हैं। अभी जस्ट Z8 और ZW टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हमने सॉल्व किया था, वो किस में था, बर्ड्स में था, और यही चीज आपसे पूछ रहा है क्या है सेक्स डिटर्मिनेशन। प्लस सेक्स डिटर्मिनेशन में अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। चलिए यहाँ तक तो सही है सर कि ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड ही होंगे। चलो कलर थोड़ा चेंज करते हैं। ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम है और जो भी हमारे बॉडीज में सेक्स होते हैं, मेल फीमेल या किंडर, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हमारे बॉडी का मौजूद क्रोमोसोम या जीन। उसी के बारे में आगे एक्सप्लेन किया गया है कि सेक्स लिंक्ड ट्रेड के बारे में भी कह रहा है। तो इसको पहले देख लेना। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम इज बायोलॉजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइंस द क्या development of the sexual characteristic in an organism. It is genetic phenomenon. Male and female have different allele or gene which called sex chromosome or allosomes. बात की थे, वही चीज मिला ना। आगे क्या कहता है, explain sex linked inheritance। देख बाबू, इनहेरिटेंस मतलब एक तरह से समझ लो कि बीमारी, कुछ ऐसी बीमारी है जो क्रोमोसोम के साथ चलती है। और क्रोमोसोम में जैसे मैं बात करूं कि बेटा एक्स क्रोमोसोम है मेरे पास एक्स, और इसमें एक डिजीज है जिसका नाम क्या है, हीमोफीलिया। नाम सुना होगा आपने, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ऑब्वियसली है कि आपने थोड़ा बहुत तो जरूर पढ़ा होगा। हीमोफीलिया नाम का एक बीमारी है जो किसमें होता है, एक्स क्रोमोसोम में होता है। कलर ब्लाइंडनेस एक बीमारी है जो किसमें होता है, एक्स क्रोमोसोम में होता है। क्लियर, आगे मेरी बात समझना। तो वही कहता है सेक्स लिंक्ड इज अ ट्रेड इन विच द जीन इज लोकेटेड ऑन सेक्स क्रोमोसोम। अगर ये बीमारी सेक्स वाले क्रोमोसोम में मौजूद होगी तो उसको सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहेंगे। अगर बीमारी किसमें होगी, सेक्स वाले लिंक में होगी तो उसको सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहेंगे। आगे कहता है इन ह्यूमन द टर्म genetically refers to the traits that are influenced by a gene on X chromosome. This is caused by the X chromosome contain more gene because the larger in size respective to Y chromosome. हमारे बॉडीज में जो क्रोमोसोम है उसमें सबका साइज होता है, कोई छोटा तो कोई बड़ा। जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा उसके अंदर कैरेक्टर होगा और इसी कैरेक्टर को आप जीन के नाम से बोलोगे। फिर से समझ, हमारे बॉडीज में जो क्रोमोसोम है उसका सारे का साइज एक जैसा नहीं है। ये एक्स इतना बड़ा होगा तो वाई क्या होगा, छोटा होगा। जब छोटा है, छोटा पैकेट है तो बड़ा धमाका तो नहीं करेगा, छोटा पैकेट छोटा ही रहेगा। यहाँ छोटा पैकेट कम जीन कम कैरेक्टर, बड़ा क्रोमोसोम ऑब्वियसली है कि ज्यादा जीन मतलब ज्यादा कैरेक्टर। तो ज्यादा बड़े साइज का एक्स है तो उसमें कैरेक्टर भी ज्यादा होंगे और उस कैरेक्टर की वजह से डिफेक्ट एक्स में ज्यादा होगा। एक और चीज मैं बता दूं, मेल के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, जिसके कारण अगर एक्स में कोई भी डिफेक्ट होगा तो मेल ज्यादा अफेक्टेड होगा। मतलब सर, मतलब ये है कि ध्यान से बात समझ, अगर हम मेल है तो मेल के अंदर क्या होगा, एक्स और वाई होगा, लेकिन फीमेल के अंदर क्या होगा, एक्स और एक्स होगा। अगर फीमेल का कोई एक एक्स जीन, एक कैरेक्टर गड़बड़ा गया एक्स वाला, तो दूसरा हैंडल कर लेगा कि भैया चलो हम संभाल लेंगे। लेकिन हमारे बॉडीज में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, अगर उसमें डिफेक्ट आ गया तो वाई तो नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि एक्स वाला जीन, एक्स वाला कैरेक्टर एक्स वाले के पास ही होगा, वाई के पास नहीं होगा। तो ऐसे केस में मेल का ज़्यादा चांसेस बनता है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में कि भैया ये ज़्यादा डिजीज सफ़र करेगा। महारानी विक्टोरिया को ये डिजीज था जिसका नाम था हीमोफीलिया, लेकिन खुद वो कैरियर थी, नॉर्मल थी, उनको कोई बीमारी नहीं हुआ, और उनके बेटे को क्या हुआ था, ये बीमारी हुआ था हीमोफीलिया, जिसके कारण उसको डेथ हुआ था इस डिजीज से, क्योंकि वो मेल था। समझ में आया? चल आगे कहते हैं एक्स लिंक्ड डिजीज सच एज हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, मेल आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल। मेल ज्यादा अफेक्टेड होगा फीमेल से। देयर इज अ लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ अफेक्टेड फीमेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 कॉपीज ऑफ एक्स क्रोमोसोम व्हाइल मेल कंटेन ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम, जिसको मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे मैं दिखा रहा हूं क्या है।
ये बच्चा मैंने क्रोमोसोम का कुछ स्ट्रक्चर आपके सामने रखा है जो बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। और आसान तरीके से समझ में क्या आएगा, देख बाबू ये कौन सा क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है आपका एक्स वाला, दिख रहा, ठीक है, ये एक्स क्रोमोसोम, ये भी एक्स क्रोमोसोम, ये मेल का एक्स क्रोमोसोम, लेकिन ये देखो छुटकिनिया को वाई क्रोमोसोम। ये कौन सा क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम नंबर 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से क्रोमोसोम नंबर आपके पास 22 पेयर है, मतलब 44, ये ऑटोसोम है, और ये क्या है, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। खैर इसका तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस तरह से हमारे क्रोमोसोम को कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट आ जा, 2020 का कुछ टॉपिक आपको और डिफाइन करना है, काफ़ी लंबा वीडियो चल रहा, बट क्या करें, इसको डिफाइन करके ही निकलना है। क्रॉसिंग ओवर, क्या है क्रॉसिंग ओवर, बेटा वीडियो के थोड़ा सा पीछे जाओ, बस उसी का लैंग्वेज मैंने लिख दिया। किसके बारे में, क्रॉसिंग ओवर के बारे में। बेटा क्या होता है कि क्रोमोसोम के बीचों बीच में फिजिकल एक्सचेंज होता है, मतलब इसका टुकड़ा इधर और उधर का टुकड़ा इधर, बताए थे, दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कब होता है, पैंकीटीन में क्या होता है, फिजिकल एक्सचेंज होता है, किसके बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। बेटा वही डिफिनीशन आपका लिखा हुआ और कुछ नहीं, ठीक है। चलो यहाँ लिख रहा ना, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, चलेंगे, स्क्रीनशॉट ले ले जाए बच्चा। चलो नेक्स्ट क्रॉसिंग ओवर के बाद अगला है जिसको कहते हैं बेटा लिंकेज। लिंकेज का मतलब होता है कि जब एक साथ हो, लिंकेज मतलब जो साथ साथ चलता रहे उसे आप लिंकेज कहोगे। मतलब ये है कि 2 कैरेक्टर जब एक साथ होंगे तो उसको आप लिंकेज कहोगे, लेकिन अगर 2 कैरेक्टर गैमेट में ट्रांसफर हो जा रहे हैं तो उसे आप लिंकेज नहीं कहोगे। क्या होता है लिंकेज, द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड लिंकेज। लिंकेज इज एन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कैन बी रिप्रेजेंट बाय डायहाइब्रिड प्लांट और एनिमल्स। द लिंकेज वाज फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय टी.एच. मॉर्गन ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। आ गया, देख बाबू, ये मेरे पास क्रोमोसोम है और यहाँ पर इसके पास कोई कैरेक्टर, कोई यू कैरेक्टर मान ले, काला घोड़ा बंगला जो भी है, ये कैरेक्टर है मेरे पास एक्स, और यहाँ पर एक चला आ रहा जो कैरेक्टर है वाई, और ये एक्स और वाई कैरेक्टर हमेशा जनरेशन टू जनरेशन क्या रहेगा, साथ रहेगा। सारे कैरेक्टर अलग हो जा रहे हैं, लेकिन एक्स और वाई वाला कैरेक्टर क्या हो रहा, साथ चल रहा, तो ऐसे को क्या नाम देंगे, द नेम इज लिंकेज। क्लियर है, इसका डेफिनेशन का आप स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चन में आ रहे हैं बच्चा। इसके बाद लिंकेज ग्रुप, क्या होता है लिंकेज ग्रुप, देखा जाए बहुत आसान सा डेफिनेशन है, छोटा टर्म में ही समझो तो ज्यादा अच्छा है। क्या कहता है, लिंकेज ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ जीन विच आर प्रेजेंट इन 1 क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम मैंने बनाया था, और भी कैरेक्टर बना दें, इसको कर दें A, B, C और क्या D। ज्यादा लिंकेज होने का चांसेस किसका है, A का B के साथ, या B का C के साथ, या C का D के साथ। लेकिन डिस्टेंस जितना होते चला जाएगा, A और D में डिस्टेंस ज्यादा है, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो लिंकेज का चांस उतना घटते चला जाएगा। कंफ्यूजन तब होगा जब आप लिंकेज नहीं पढ़े हो, और वीडियो में अगर लिंकेज देख चुके हो तो ये बेटा आपके लिए बहुत आसान है। क्या लिंकेज, इसी के बारे में क्या कहता है आगे, इन अनदर वर्ड ऑल दीज जीन विच आर लोकेटेड इन 1 क्रोमोसोम constitute 1 linkage group. The number of linkage group is limited in each individual. The maximum number of linkage group is equal to the haploid chromosome number of an organism. ठीक है, बहुत आसान डेफिनेशन, समझ में भी आया होगा और आगे भी समझ में आता चला जाएगा, क्योंकि अब ज़्यादा कुछ समझाने लायक बचा नहीं। लिंकेज 2 तरह का होता है, एक जिसे आप कहते हो कौन सा लिंकेज, डायरेक्ट लिंकेज, और दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट लिंकेज। क्या है, कहता है फिजिकल लिंक ऑफ 2 और मोर लोकाई विद इन द सेम पेयर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट इज डिफाइंड एज पार्टिकुलर सेट ऑफ क्रोमोसोम होमोलोगस विद इन द डैप्लॉइड और जीनोम, इसको बोलते हैं डायरेक्ट लिंकेज। लेकिन इनडायरेक्ट लिंकेज क्या है, एंड इनडायरेक्ट लिंकेज ऑकर व्हेन बोथ द एलिमेंट्स इन्वॉल्व एंड आर लाइक टू द सेम ऑब्जेक्ट। दिस गिव्स अ बेटर बॉर्डर सेंस ऑफ हाउ एलिमेंट्स कंटेंट इन अ क्लियर पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं आप, इनडायरेक्ट लिंकेज। लिंकेज वो होता है जो साथ होता है, और क्रॉसिंग ओवर जब होगा तो लिंकेज जस्ट उसके अपोजिट होगा। तो यहां पर बेटा 2 चीजें, एक डायरेक्ट लिंकेज और दूसरा कौन सा, इनडायरेक्ट लिंकेज, इस दोनों पे बात हो रही है। क्या कहता है, फिर से समझो, 2 या 2 से ज्यादा लोकाय है कहां, एक जगह पे,
ठीक है, ये मैंने एक ले लिया, 1 2 3 4 5 हो भी सकता है, ठीक है, तो ऐसे को बोलेंगे डायरेक्ट लिंकेज। लेकिन इनडायरेक्ट लिंकेज क्या है? इनडायरेक्ट लिंकेज में क्या आता है? एन इनडायरेक्ट लिंकेज ऑकर व्हेन द बोथ द एलिमेंट्स इन्वॉल्व आर लिंक टू द सेम ऑब्जेक्ट। एक ही जगह पे होगा, मतलब ये यहाँ पे एक्स कैरेक्टर भी है, वाई कैरेक्टर भी है, मतलब ये यहाँ पर एक ही जगह पे बेटा दोनों कैरेक्टर है, एक्स भी और वाई भी। अगर मैं इसको गायब करूंगा ना तो उस ऑर्गेनिज्म में से दो दो कैरेक्टर गायब हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट लिंक क्या है? एक कैरेक्टर बेटा यहाँ है तो दूसरा कैरेक्टर क्या है? यहाँ। अगर मैं इसको गायब कर दूंगा तो सिर्फ एक्स कैरेक्टर गायब होगा, वाई कैरेक्टर गायब नहीं होगा। तो ऐसे को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंकेज कहते हैं। खैर, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। यहाँ तक का तो शायद क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया कब 2020 का। तो अब हम लोग काफ़ी लंबा वीडियो बना चुके हैं और आपको देख करके थोड़ा सा परेशानी भी हुआ होगा, बट परेशानी को दूर करते हैं बेटा। टाइम को लेकर के हम कुछ नहीं कर सकते हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन में तो टाइम लगेगा ही। जस्ट इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो ये आई बटन को आप देख सकते हो, सजेशन में भी आपके वीडियो डाला गया है कि अगला वीडियो आपको कौन सा देखना है। मर्जी है तो देखो, नहीं तो टाटा एंड बाय बाय।